हेलो दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद है कुछ लोग आ गए होंगे और यहाँ जुड़ गए होंगे। मैं प्रत्यक्षा आज आपके सामने एक पुरानी कहानी पढ़ूंगी। और ये कहानी है भीतर जंगल। ये बहुत पहले कथा देश में छपी थी और बाद में मेरी जो किताब है एक दिन मराकेश जो आधार से आई, ये वहाँ उस किताब में संकलित है। ये जो कहानी मैंने लिखी थी ये बहुत वैसी कहानी नहीं है कि इसमें बहुत घटनाएं होती हैं, पर ये बहुत भीतर के मन के परतों को उधेड़ने वाली कहानी है। जैसे हम चीजों को महसूस करते हैं और एक नरेशन चलता रहता है बाहर। ये कहानी भीतर, हमारे भीतर जो कहानी चलती है ये उसके बारे में है। और ये कहानी एक कहानी नहीं है, इसमें तीन छोटे छोटे टुकड़े हैं। तीनों अलग अलग मनोदशा के बारे में है। एक कहानी दो दोस्तों की है जो बहुत सालों बाद मिले हैं, स्कूल में साथ पढ़ती थी और फिर मिली हैं। और उनके बीच जो एक उनका जो रिलेशन है, जो पहले का एक रिलेशन था और अब का जो रिश्ता है इतने दिनों बाद मिलने का, और उसमें क्या डायनामिक्स होते हैं, किस दोनों के मन में क्या चलता है, ये उसकी कहानी है। एक दूसरा टुकड़ा जो है वो एक औरत और एक पुरुष के मन के भीतर की जटिलताओं की कहानी है। कि एक रिश्ते में बंधे स्त्री पुरुष जो ऊपर से बहुत सुखी और संपन्न दिखते हैं, उनके भीतर उनके रिश्तों के आपसी ताने बाने का सिरा कहाँ से कैसे निकलता और कैसे चलता है। और तीसरी जो कहानी है या जो तीसरा टुकड़ा है वो एक माँ और बेटी का टुकड़ा है। माँ बीमार है, बूढ़ी है, और बेटी उनकी देखभाल कर रही है। और एक और उसकी दो बेटियां हैं तो बहनें हैं। उन बहनों का रिश्ता भी एक दूसरे से कैसे चलता है, माँ के साथ क्या संबंध है, ये संबंधों का त्रिकोण है कि माँ है और दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों का मिजाज बहुत फर्क है और माँ के संदर्भ में भी वो अलग अलग तरीके से सोचती हैं। माँ की देखभाल करने का जो नजरिया है वो दोनों का बहुत अलग है। और इस सारे उधेड़बुन में ये तीनों एक दूसरे के साथ में किस तरह से एक दूसरे को समझती हैं या उनके मन के भीतर क्या द्वंद्व और दुविधाएं चलती हैं, ये तीसरे टुकड़े की कहानी है। तो इस कहानी का शीर्षक है भीतर जंगल। बाहर की दुनिया में तो हमारे 50 चीजें घटती रहती हैं, लेकिन मन के की दुनिया में कैसे कितनी जंगल की दुनिया, आदिम दुनिया हमारे भीतर है। बहुत बार हम कई चीजों को छुपाते फिरते हैं। शायद संस्कृति और कल्चर ने हमको ये टूल्स दे दिया है कि हम ऐसे बिहेव करें, या समाज में हमको किस तरह से बर्ताव करना है, क्या मुलम्बा है, वो हमने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। पर हमारे मन के भीतर तो हम बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं। चीजें कैसे होती हैं, क्या होती है, वहां हम बहुत पारदर्शी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। खुद को हम देखते हैं कि हम किस तरह लोगों को बरत रहे हैं, दुनिया को बरत रहे हैं, और हमारे सोचने का समझने का तरीका क्या है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी आवाज बहुत साफ साफ दोस्तों तक पहुंच रही होगी। और मुझे मालूम नहीं कि कुछ दोस्त जुड़े हैं या नहीं। फिर भी मैं आगे बढ़ती हूँ और कहानी शुरुआत करती हूँ कहानी की। तो जैसा मैंने बताया, कहानी का शीर्षक है भीतर जंगल। तो इसका मैं सबसे पहला टुकड़ा जो स्त्री और पुरुष का टुकड़ा है उसको मैं सुना रही हूँ। कमरे के अंधेरे में अधजागा आदमी जाने क्या बुदबुदाता फिर नींद में डूबता है। औरत 3 बार आहिस्ता कमरे का दरवाजा ठेलती, झांकती, धीमे स्वर में कहती है, उठिए। आदमी देह तोड़ता, नींद और जाने किस भय से खौराया दबी आवाज में चीखता है, मेरी चाय कहाँ है। औरत हारी लौटती है, सोचती, मेरे स्नेह का प्रतिकार क्या यही है। आदमी चुप, चाय सुड़कता खिड़की से बाहर तकता है। औरत इंतजार में बैठी फर्श तकती है।
फिर दीवार, फिर तख्त पर रखी बेतरतीब किताबें, पुराने प्याले में सिगरेट की अनगिनत टोटियां, राख, फ्रेम में टंगा हंसता आदमी जाने किस जमाने का। फिर लौट कर आदमी के चेहरे को तकती है, बेढंगे फैले शरीर पर अफलातूनी कपड़े, आंखों में खींच, बढ़ी दाढ़ी का बेचारापन। मुस्कुरा कर कहती है, यू आर अ बम। आदमी चाय की घूंट भरता कहता है, अच्छा। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, जो किया तो उस औरत के लिए किया जो किसी आदमी से बेहद प्यार करती थी। उस प्यार जताने के तरीकों में उसके लिए हजार चीजें करना वैसे ही शुमार था जैसे जीने के लिए सांस लेना, त्वचा पर उसे महसूस करना। और अब अब वो औरत मुझे बेवकूफ बनती औरत दिखती है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उस देहाती मूर्ख औरत के लिए मुझ में कोई उदारता नहीं। औरत आदमी की तरफ अपना लिखा बढ़ाती है, देखो कुछ बात बनती है। आदमी सरसरी नजर देखता कहता है, तुम इतनी बकवास चीजें क्यों लिखती हो। इस कहे में निसंगता है और हिकारत का एक पुट। रात नीली पीली मध्यम रोशनी में उठंगा लेटा आदमी कोई किस्सा सुनाता है। उसकी आवाज कभी तरल कभी मीठी होती है। उसके किस्से में जो आदमी है वो इतना संजीदा, इतना ठहरा हुआ, उसमें इतनी गहराई, इतना मिठास और इतनी वल्नरेबिलिटी है। उसमें पूरे संसार की दिलदारी समाई है। उसके भीतर गहरा ठाठे मारता समंदर है, ऊंचे बर्फ ढके पर्वत हैं, दूर सुदूर आंखों में समा पाए उससे भी कहीं ज्यादा दूर रेत का लहराता रेगिस्तान और नखलिस्तान का कुआं और खजूर के पेड़ की दिल भरी हरियाली है। औरत किस्सा सुनते जाती है कि वो सिर्फ किस्से वाले आदमी को जानना चाहती है। किस्सा सुनाने वाला आदमी जब उसे दिखता है तो दिखता है ठुड्डी और गालों पर शेव से छूटे अधपके बालों का फूहड़ संसार, सस्ते हवाई चप्पल में आधा पैर फंसाए फटफटाता आदमी, गंदे तलवे पर फटी एड़ियों का एकदम मामूली बेढप संसार। अखबार के हेडलाइंस में डोमिनिक स्ट्रास-कॉन और अन्य प्रभावशाली पुरुषों के बेसर इंस्टिंक्ट्स की कहानी चीख रहे हैं। औरत गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और द नेशन और तहलका पढ़ती आदमी को सुनाती है। आदमी कहता है, ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए, हरामखोर साले। फिर अपना पैर बढ़ाता है, दबाओ। औरत अपने दुखते हाथ के टपकते पोर सहलाती कहती है, भूल गए कल तुम्हारे लिए आलू के पराठे सेकते उंगलियां आग में झुलस गई थी। आदमी तब तक अनसुना कोई किताब पलटता है, देखो तुम्हारे लिए हिस्सा संभाल कर रखा है, सुनो। औरत कान पर हाथ धरे सुनती है, बाहर दिन का हिसाब बदल रहा है। धूल भरे अंधड़ के उपटने के आसार में आसमान धूसर हो चला है। बाहर रखी चीजें माफ करिए दोस्तों, घर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस शायद आवाज की भी होगी। फिर से शुरू कर रही हूँ। औरत कान पर हाथ धरे सुनती है, बाहर दिन का हिसाब बदल रहा है। धूल भरे अंधड़ के उपटने के आसार में आसमान धूसर हो चला है। बाहर रखी चीजें समेटनी होंगी, नाश्ता निपटाना होगा, दफ्तर के हजारों झमेलेदार काम के बीच घर के होम लोन की बात करने बैंक जाना होगा और गाड़ी गैराज से सर्विसिंग के बाद लानी होगी। औरत का आधा ध्यान आदमी की आवाज पर है और आधा इस जगत में कि कैसे बीच आवाज उसे टोककर रोक दे और उठ जाए। अपने उठ जाने की सोच की शर्मिंदगी में औरत सोचे हुए से ज्यादा देर और अधिक तल्लीनता से आदमी की बात सुनती है। आदमी अंगड़ाई लेता मुस्कुराता पढ़ना रोक कर कहता है, सुना सकता है और कोई तुम्हें ऐसी गहरी जीवन से भरी बातें, ऐसे आसमान में उड़ान के सपने। औरत की आंखों की नीरवता उसे नहीं दिखती, न ही दिखती है कमरे में उपेक्षित पड़ी कॉपी जिसमें औरत ने कविताएं लिखी हैं। औरत जो अपने 2 छोटे लड़कों को छोड़कर आई है उसके पास, अपने मेल शोविनिस्ट टेररिस्ट पति को, उस स्थूल संसार को, उस पगलाए रैट रेस को सबसे पीछा छुड़ाकर भागकर किसी ब्लैक होल से गिरकर किसी धूप और रंग के चटकते चमकते संसार के सपने को साझा करने उस आदमी के साथ। माफ करिए। आदमी फोन उठाकर बात करता है कहीं, फिर कहता है, सुनो आज मेरा मन अच्छा नहीं, शायद मैं कहीं ना निकलूं।
कहीं ना निकलना इस बात को इंगित करना है जहां उसे औरत के मुतल्लिक कोई काम करना था। औरत कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना मन अच्छा रखो, अच्छा करो। फिर खुद के बिना कहे कहती है और मैं अपना अच्छा अच्छा। ये था पहला टुकड़ा। और थोड़ा सा पढ़ने में घर के रोजमर्रा की चीजें हो रही हैं, थोड़ा मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ। थोड़ी आवाज आ रही होगी। अ, मेरे प्यारे विस्की की भी आवाज बीच बीच में आई होगी, वो थोड़ा रेस्टलेस हो रही है। तो इन सब रोजमर्रा की चीजें घर में होती रहती हैं और उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होंगी। तो दूसरा हिस्सा अब मैं पढ़ती हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है। नीम अंधेरे में उसकी हाथ दिखती है, आंखों के किनारे से हवा में झूलती। हमेशा से उसकी आदत रही बोलते वक्त खूब हाथ हिलाना। उसके चेहरे पर भाव झम से आते थे हमेशा। मालूम रहता था कब खुश है कब उदास। आज अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं दिखती। उसके शरीर का एक खास अंदाज में गिरना दिखता है। उसका आभास दिखता है। उसने शाम की 10वीं सिगरेट सुलगाई होगी। नीचे सड़क पर किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज दूर होती जाती है। पड़ोस की बिल्ली दबे पांव कूद कर बालकनी में उतरी है, उसकी आंखें हरी चमकती हुई। बिल्लो आ आ। बिल्ली ऐंठ में मुड़ती, पांव एहतियातन रखती, पूंछ उठाए कमरे से बाहर निकल जाती है। सुन बूला, याद है एक बार हम रात को निकले थे, कितना डर लगा था। बूला सिगरेट का धुआं छोड़ती मुनमुनाती है। हाँ फिर? नहीं, सिर्फ उस डर को याद कर रही थी। अब किसी बात से डर नहीं लगता। अकेले रहने से तुझे नहीं लगता कोई भूत पिशाच स्टॉकर? मनी हंसती है। हट। बूला इंसिस्ट करती है। नहीं, माने अकेले में कुछ हो जाए फिर? जब कुछ होना होगा, होगा ही ना। होगा तो सबके आसपास रहते भी होगा। अगर होना हो तो उसे अपना अस्पताल में होना याद आता है। अकेले इन आइसोलेशन, कोई नहीं, तकलीफ और सोचना, बस इतना ही। उसने किसी को कभी नहीं बताया ये सब। जॉन डन की कविता तक किसी से शेयर नहीं की। क्या जीवन जिया। मनी उठकर चली जाती है। बूला का सिगरेट खत्म हुआ। प्याले में सिगरेट की टोटी बुझाते पीछे उठकती है। बहुत थकान है, 2 दिन से सफर, लेकिन ये थकान बरसों की है। साड़ी के कोर से निकले पांव कितने रुखड़े अनकेयर्ड और चेहरा क्लांत। जब उम्र थी तब सोचा था क्या कि ऐसे निकलेगी उम्र? ग्रेसफुली एज करना कोई लग्जरी होगी? साड़ी का आंचल गिर गया है। गर्मी है, नम पसीना। मनी कॉफी लेकर आती है, अंधेरे में पांव जमाती। कमरे में गुमस है। बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी फीकेपन से लड़ाई करती है, अंधेरे की कालिमा को जरा सा डाइल्यूट करती। रसोई में पानी उबलते तक खिड़की से निर्विकार बाहर देखती रही थी। क्या याद था बूला का अब उसे कि शादी की थी और 2 नवजात बच्चों को खोया था। और क्या, एक शायद कोई विवाहेतर संबंध इधर उधर से सुनी। और क्या गॉसिप। पजामे का पांव दराज के हैंडल में फंसता है। झुक कर छुड़ाती है। अपना सपाट पेट देखती है, अपने सुडौल हाथ। बूला फैल गई है। कितनी दुबली हुआ करती थी और कितनी तेज, प्रखर, एक लपक थी। बिस्तर पर चादर गुड़ी मुड़ी हो चला है। रात धीरे से बिस्तर पर लंबे लेट जाती है। कॉफी का प्याला आधा पिया रखा है। एक चुप्पी पसरी है। सिर्फ आज की ही रात उनके पास है। कितना कहना न कहना ये तय करना है। कमरे के कोनों में घने जंगल उगाए हैं। सब भटक गया है। बीच का समय, इतने साल, कोई स्नेह की डोर जो थी। बूला धीरे से बुदबुदाती है। जानती है मनी? आगे झुककर मनी के घुटने छूती है। वो सांस भरते भरते अचानक हंस देती है। याद है कितने बेवकूफ हुआ करते थे? याद है वो लड़का चिट फेंका करता था तुझे? मनी के चेहरे के पास एक खाई खुल जाती है। कब्रिस्तान पर उगे झुरमुट की कालिमा, उनका निस्पंद होना। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। राशिद 4 साल पहले डूबकर मर गया। अरे कैसे? पर तुम्हें इसकी खबर? बूला उठकर बाथरूम चली जाती है। ऐसी चुप्पी का सामना कोई कैसे करे?
बाथरूम में देर तक चेहरा धोती है, आईने में दिखता चेहरा किसी और का है। अस्पताल में ढीले गाउन को कंधे पर बार बार चढ़ाते दुबली लड़की दिखती है। उसकी आंखों के नीचे के स्याह घेरे दिखते हैं। खून सना चादर, उफ, कितना खून। उस लड़की के भीतर था इतना खून। बी पॉजिटिव। लौटती है। कमरे के कोने में बाहर से झिलमिल रोशनी का एक टुकड़ा झलकता मिटता है। मनी खिसक कर जगह बनाती है। आना। इतनी सी रोशनी में उसका उठा विगलित चेहरा दिखता है। आई हैड अ बाईपास लास्ट ईयर। अपने शर्ट का ऊपरी बटन खोलती अपनी छाती उसे दिखाती है। देख, ये निशान। उसकी छाती छोटी है, किसी किशोरी जैसी। कोई मांस नहीं, चीमड़ हड्डी। हाँ। उसका हाथ पकड़कर निशान पर रखती है। मैं तब अकेली थी एकदम। कोई नहीं था। चादर का सफेद रंग नीला दिखता है। मनी के आंखों के कोए चमकते हैं। उसमें आंसू झिलमिल करते हैं। ईथर की महक और दवाइयों की गंध। सब अकेले। अकेले के खेल ये सब। मनी खुद से बात कर रही है। बाज दफा कोई सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि आपकी बात सुन सके, भले ही कुछ ना बोले। आपकी बात सुन ले बस। तुम हमेशा अपने दुख में महान होती थी, है ना मनी? मनी बेतहाशा हंसती है। महान? यू ऑलवेज कॉट मी बैंग ऑन टारगेट। एंड यू? तुम? सुन, हम कितने साल बाद मिले हैं, कितने बरस, कितने महीने, दिन। याद है? ऐसे ही हम रात को बैठते थे, कितनी बातें, कभी ना खत्म होने वाली बातें। मनी धीरे से स्नेह से भूला को पकड़ लेती है। कमरा, चार दीवारों का कमरा जाने क्या हो जाता है। उसमें एक सांस चलती है, एक के बाद एक। अंधेरे में जैसे एक शरीर और बैठा है उन दोनों के बीच। 15 बरस बड़ा शरीर। इतने ही बरस हुए उनके मिलने के बीच। मनी खांसने लगती है लगातार, इतना कि हिचकी लग जाती है। बूला दौड़कर पानी लाती है। ले, छोटे छोटे घूंट ले। धीरे से उसके बाल सहलाती है। जानती है मनी, तुम्हारे साथ जो पहली बियर पी थी, याद है? वाइन शॉप वाले ने हमें बोतल बेचने से इनकार किया था। 20 साल की उम्र में हम कितने नाबालिग लगते थे, नहीं? और अब अपनी उम्र से कितने बड़े। उसकी आवाज थकान से गहरा गई है। 1 मिनट रुक। मनी दराज से कोई एल्बम खोजती है। पुरानी तस्वीर, 2 लड़कियां, ऑकवर्ड और मासूम, चेहरा सटाए, गंभीर। मनी सोचती है, हर रात का अकेलापन इस रात के गीलेपन पर भारी होगा कि मैं डूब जाऊंगी इसमें। ये रात खिंच जाए ईश्वर, चाहे मैं और कुछ भी न बोलूं, चाहे और एक शब्द न सुनूं। ये रात। ये दूसरा हिस्सा था दो दोस्तों के बारे में। और तीसरा हिस्सा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो एक माँ और उनकी 2 बेटियों के बारे में है। खटपट की आवाज बगल के कमरे से लगातार आती रही, नींद में खलल डालती। छोटे छोटे फूलों पत्तियों वाले प्रिंट के पर्दे खिड़की पर तरतीब से फैले हैं। उनसे रोशनी झरकर भीतर आती है, हल्की पीली, हल्की हरी। कमरा ऊष्म रोशनी में नहाया है। सब कुछ गुनगुना, गाढ़े भूरे रंग के भारी फर्नीचर्स, बहुत इस्तेमाल किए जाने की पहचान और गंध लिए देखते हैं चुपचाप। फर्श का मोज़ेक अजीब गर्माहट लिए हल्का पीला है। उसके ग्रेन्स चमकते हैं। उसके ग्रेन्स चमकते हैं सालों के इस्तेमाल से। धूप और शेल्फ का प्रतिबिंब धूमिल गिरता है फर्श पर। बिस्तर का चादर, सलीके से रखे मसनद और तकिए का जोड़ा, किताबों की शेल्फ, ऊपर घूमता पंखे का डैना, और उन सब के बीच निस्पंद लेटी मैं। रत्ती के घर में रत्ती की महक है। ये घर रत्ती का है, माँ का नहीं। माँ को चैन नहीं पड़ता, जाने क्या करती रहती है। लगातार उनके भीतर की बेचैनी चक्कर खाती है। कुछ ना हो तो इस कमरे उस कमरे घूमती रहेंगी, चीजों को छूती। ये चादर का कोना, वो स्लीपर जरा खिसका देना, पर्दों को तान देना, ये पानी का बोतल ले जाना, दूसरी ला देना। क्या बेचैनी है उनके भीतर। रात में भी ऐसे ही डोलती हैं, रात रात भर बुदबुदाती हैं, बस अब नींद नींद नींद। उनका शरीर कितना कृशकाय हो गया है, जैसे धीमे धीमे झर रहे हों। हर दिन जरा जरा। मैं न देखूं तो ये क्षय और तेजी से होता है। जब मेरे पास थी, हर वक्त आंखों के सामने, तब ऐसा नहीं लगता था कि सुबह से दूसरे उनमें कोई बदलाव आया है। हर दिन सुबह वैसी ही होती थी।
चेहरे पर जरा सी सूजन जो दिन बीतते ठीक हो जाता और शाम तक माँ का चेहरा चरखर दिखता। जब से रत्ती के घर आई है मेरा उनको देखना अंतराल के बाद हुआ है। माँ का शरीर घिस गया है, उसकी गोलाइयाँ घिसकर कोण में बदल गई हैं। उनकी कुहनी, उनके कूल्हे, उनके कंधे सब एंगुलर शार्प, उनका चेहरा भी। नाक जो पहले से तीखी थी अब कोनों पर झुक आई है और चेहरा जैसे और पीछे चला गया हो। चेहरे पर जबकि अब भी झुर्रियाँ नहीं है। कल लेटी थी तो बगल से उनका प्रोफाइल कितना तीखा और मुकम्मल लग रहा था, सीटा हुआ। मैं उनकी उम्र में आऊंगी तो क्या इतना ग्रेस मुझ में रहेगा? माँ हमेशा मुझसे सुंदर रही, हम दोनों से। रत्ती मुझसे ज्यादा माँ के करीब है दिखने में। मैं रत्ती की कैरिकेचर, लेकिन कमबख्त रत्ती ने उनके बाल काट डाले। पूछने पर निर्विकार उसने कहा, संभालना मुश्किल हो गया था। माँ के बाल कितने घने और लंबे थे। बचपन में कितनी बार मैं और रत्ती उनके बाल से खेलते, लंबी चोटियां बनाते, उनमें तेल लगाते। माँ चश्मा लगाए लेटी बालजाक पढ़ती मनोयोग से। मैं और रत्ती उनके बाल बनाते तल्लीनता से, आधा आधा बांटे। मैं कई बार उनके बाल अपने चेहरे पर फैला लेती और आंखें बंद कर लेती। कल्पना करती कि जंगल में हूँ, घने साएदार खुशबूदार जंगल में। माँ करवट बदलती, अपने बाल समेटती, हंसती। क्या करती है रानी? मैं झेप जाती। रत्ती अपने हिस्से का बाल बनाकर तब तक जाने कहाँ गायब हुई रहती। कल माँ के बाल मैंने बनाए थे, चिड़िया के पर जैसे मुट्ठी भर बाल, सफेद निर्जीव। उनके बाल धोते मुझे जोर से रुलाई आई। आज्ञाकारी बच्ची की तरह वो स्टूल पर बैठी थी, आंखें बंद किए हुए। मैंने कहा था, माँ जरा सर झुकाइए। उन्होंने सर झुकाया था। उनकी गर्दन और उनकी पीठ कैसी बेसहारा अनाथ लग रही थी। बाल धोकर मैंने तौलिया उनके कंधे पर रखा था। अब चलिए कमरे में। उनके बाल झाड़ते मैं उनके कंधे से लग गई थी। अब मैं आपकी माँ हो गई और आप मेरी बच्ची। माँ ने निसंग मुझे देखा था। कमरे में बिस्तर के सामने वाली दीवार पर एक तस्वीर लगी है, ब्लैक एंड वाइट। माँ हंसती हुई, उनकी लंबी चोटी कंधे से आगे गिरी हुई है। पिता उनको देखते मुस्कुरा रहे हैं। पापा आप कहाँ चले गए? माँ जब इस कमरे में आती हैं एक बार उस तस्वीर को छूती जाती हैं। मैंने पूछा था, किसकी तस्वीर है माँ? माँ की आवाज़ सपाट थी, मेरे पति हैं। रत्ती धड़ पर सुबह का काम निपटाते बाई को निर्देश देती जाती है। सूप बना लेना, मूंग दाल की खिचड़ी, बीच में एक बार केला, एक बार हॉर्लिक्स। माँ कुछ कहने आती है तो रत्ती घड़ी देखती है, मुझे देर हो रही है, फिर बिना उनकी सुने निकल जाती है। रत्ती अकेले अकेले रहकर ऐसी हो गई है। मेरे साथ भी ऐसी ही है, हमेशा ऐसी ही थी। मैंने उसे घेर कर फोन पर कहा था, माँ के साथ बैठा कर, उनको तेरे संगत की जरूरत है। रत्ती ने कुछ नहीं कहा था। पीछे से दूसरे फोन की घंटी लगातार बजती रही थी। हार कर मैंने कहा था, अच्छा घर आ फिर बात करते हैं। रत्ती मेरी जुड़वा है, मुझे उसे भरपूर जानना चाहिए और माँ को मुझे भरपूर जानना चाहिए ना। लेकिन कहाँ हम किसी को समूचेपन में जान पाते हैं, खुद को ही कहाँ। हमारे भीतर कितनी जगह होती है, कितने अतल गड्ढे, कितनी चोटियाँ, कितनी गहराई, कितने चोट, चोटों के ऊपर जमी खुरंच जिनके नीचे टपकता है दर्द सालों तक। अपने भीतर ही कहाँ पूरी यात्रा कर पाते हैं हम। समूचा जीवन पूरा नहीं पड़ता सब माप लेने को। मैं, रत्ती और माँ, हम तीनों को एक होना चाहिए था, अपने समूचेपन में एक। माँ के गर्भ में मैं और रत्ती, हम तीन एक साथ धड़कते। मैं माँ को अपने साथ चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं कि बहुत लंबे समय तक उनको साथ रख पाऊँ। मेरा दिल हमेशा टूटता रहता है। लगता है पिता के साथ विश्वासघात कर रही हूँ, अपने साथ भी। माँ का इसमें कोई रोल नहीं, जैसे मेरे मन के जंगल में वो कोई जरूरी शिकार है जिनका आखेट होना तयशुदा है। माँ पैसिव है मेरी तकलीफ में, मैं अपनी संवेदनशीलता में महान। और रत्ती, माँ सब भूल गई हैं, अब उनको कुछ याद नहीं, अपना जीवन, अपने बच्चे, कुछ भी नहीं। रत्ती प्रैक्टिकल होकर कहती है, अब ये ऐसे ही जाएंगी, तुम ज्यादा उम्मीद न रखा करो। मैं पापा को देखती हूँ, पापा हमने माँ का ख्याल ठीक से नहीं रखा, आप हमें माफ करें। पापा सिर्फ मुस्कुराते हैं। कहानी खत्म। तीसरा जो हिस्सा है माँ और बेटियों का, वो मुझे हमेशा बहुत इमोशनल कर देता है।
तो खैर, ये कहानी कहानी नहीं है, और ये जिस फॉर्मेट में लिखा गया था वो बहुत कन्वेंशनल तरीके से शुरू और अंत होने वाली कहानी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट है, मन के भीतर के परतों का अन्वेषण करने वाली दुनिया है। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो दोस्त यहाँ जुड़ पाए हैं, मैं किसी को देख नहीं पा रही अभी, मुझे मालूम नहीं कि दोस्त आए हैं कि नहीं, और मेरी आवाज़ कितनी साफ थी और कितना आप लोग मेरे घर के शोर शराबे में डिस्ट्रैक्ट हुए या नहीं। पर मुझे अच्छा लगा। ये कहानी दिल के बहुत करीब है, खास करके तीसरा हिस्सा, और इसको मुझे आप लोगों के साथ में साझा करते हुए इस शाम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मैं शायद कुछ कमेंट्स देख पा रही हूँ, और लोगों ने कहानी सुनी है, ऐसा कमेंट्स से मुझे लग रहा है। तो सबका बहुत शुक्रिया। मैं जिनको देख रही हूँ, सुषमा, मुनीन्द्र जी, प्रभात मिलिंद, दीपक जी, प्रेम शंकर जी, महेंद्र रंगा, दीपक कुमार शर्मा, ममता जी, ममता दीदी हैं, पापुरी है, अमित हैं, भावना, ज्योतिष जोशी जी। बहुत शुक्रिया आप सबों का साथ मेरे साथ बैठने और मेरे साथ मेरी बहुत मन के करीब की कहानी को सुनने के लिए, साझा करने के लिए। शुक्रिया। और शुक्रिया जनसुलभ पुस्तकालय का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ बैठूं और थोड़ी सी बात करूं। और उम्मीद है शायद ये बहुत अच्छा होता अगर ये टू वे कम्युनिकेशन हम कर पाते, कमेंट्स लिखने के बजाय कोई ऐसा जैसे जूम पे या टीम्स पे लोग करते हैं, बातचीत हो जाती है, वो शायद यहाँ पे संभव अभी नहीं है इन दिस प्लेटफॉर्म शायद। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स को देख के मुझे अच्छा लगा, और अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरे पास शायद थोड़ा सा समय और है। कहानी मेरी बहुत छोटी सी थी, तो मेरे पास वक्त है। कुछ अगर कोई पूछना चाहे तो स्वागत है उनका। अर्पण जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जोड़ा यहाँ पर। मेरी चाय आ गई है, उम्मीद है आप सब भी शाम की चाय पी रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू।